हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन एंड वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग का एक्सरसाइज पार्ट 3। भाई क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा है, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे हम लोग आ चुके हैं और बस कहानी को आगे लेके चल रहे हैं और आज पार्ट 3 इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद करता हूं कि पेन और पेपर आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो जल्दी से लेके आओ बिकॉज न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर से आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे एंड ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं भाई, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को एंड क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन सेज दैट टू ब्लॉक्स ईच हैविंग द मास ऑफ 3.2 kg आर कनेक्टेड बाय अ वायर। आपको दिख रहे हैं दो ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स 3.2 kg के हैं। दे आर कनेक्टेड विद द वायर CD एंड द AB रेस्पेक्टिवली। ओके, द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय द अनदर वायर AB। ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, सस्पेंडेड है। लीनियर मास डेंसिटी AB का जो है वो है 10 ग्राम पर मीटर और लीनियर मास डेंसिटी CD वायर का जो है वो है 8 ग्राम पर मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन AB एंड इन CD। तो भैया AB में एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस किया गया, CD में भी एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस किया गया। तो दोनों में, दोनों वेव्स की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी आपको बताना है। बता पाओगे? चलिए विचार कर लो। मैंने थोड़ी बोला कि बहुत जल्दी। हाँ हाँ, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। हो गया होगा ट्राई, अभी तक तो कर लिया होगा तुम लोगों ने ट्राई। सो भाई फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, अगर मैं सबसे पहले AB के लिए सॉल्व करता हूं तो सॉल्विंग फॉर, सर नीचे वाली वायर के लिए सॉल्व करें पहले। हाँ चलो नीचे वाली वायर के लिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग फॉर CD है ना, नीचे वाली वायर CD के लिए सॉल्व करा। CD के अंदर जो टेंशन आएगा T2 आएगा एंड दैट T2 विल बी इक्वल्स टू mg। मास की रही बात तो मास है 3.2 kg, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। इट विल बी बेसिकली 32 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ T2। भैया CD वाली वायर में जो वेव डेवलप होगी उसकी स्पीड मैंने V2 मान ली और AB वाली वायर में जो वेव डेवलप होगी उसकी स्पीड मैंने V1 मान ली। तो पहले अगर मैं बात करूं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर CD इज 8 ग्राम पर मीटर, 8 ग्राम पर मीटर। भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, सो इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 किलोग्राम पर मीटर। सो टेंशन पता है, लीनियर मास डेंसिटी पता है, तो मैं स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं। V2 कैन बी रिटन एज सिंपली अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय μ2। अंडर रूट ऑफ, अच्छा T2 की बात करें तो इट विल बी 32 डिवाइडेड बाय μ2 की बात करें इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। सो V2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं सो इट विल बी लाइक 8 4 जा 32, सो 4 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है ये बात सभी को? कोई शक तो नहीं? ग्राम था किलोग्राम में कन्वर्ट किया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 8 4 जा 32 होते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ ना है इसमें भी। T2 वाले के लिए तो है ना। T1 के लिए पिक्चर बदल जाएगी, T1 के लिए अलग से सॉल्व करेंगे फिर। तो अभी तो हमने सिर्फ सॉल्व किया है फॉर द वायर CD। अब देखो भाई क्या क्या चीजें बाहर आ जाएगी यहां से। एक तो 2 बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी लाइक 20 अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, सो दैट विल बी 20 रूट ऑफ 10। रूट ऑफ 10 को अगर मैं 3.14 ले लूं तो इट विल बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 63 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई रूट ऑफ 10 को मैं कंसीडर कर लेता हूं 3.14 है ना। तो 3.14 लेते ही, या फिर मैं चलो इसको 3.2 भी ले लूं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि देखो भाई 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करोगे योर आंसर विल बी 4 and 6 6 and 9, 6 6 12 होते हैं और ये
सो 3.14 लेना ज्यादा बेटर है इसके लिए हम लोगों को, ठीक है। तो हमने 3.14 कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व कर लिया, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 3.14 विद 2 इट कम्स आउट बी 6.28। 6.28 को राउंड ऑफ करके मैंने 6.3 लिखा, 10 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 63। सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन आंसर, दिस विल बी योर अप्रोक्सीमेटली आंसर 63 मीटर पर सेकेंड। अब यही काम हम ए बी वाली वायर के लिए करेंगे। तो सॉल्विंग फॉर ए बी, सॉल्विंग फॉर ए बी, ए बी के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया, सो ए बी वाली वायर को जरा देखिए, तो टेंशन T1 कितना हो जाएगा? टेंशन T1 विल बी mg प्लस T2। ये तो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, mg प्लस T2। mg बोले तो कितना सर? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 32, 32 प्लस 32 64 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ T1। अच्छा, इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है? 10 ग्राम पर मीटर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg पर मीटर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो स्पीड फाइंड करनी थी हम लोगों को। सो स्पीड कैन बी रिटन एज v1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय म्यू1। अंडर रूट ऑफ T1 की जगह मैं पुट करता हूं 64 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 64 से बाहर आ जाएगा 8 और यहां से बाहर आएगा 10 की पावर माइनस का 1। सो इट विल बी और लाइक 80 मीटर पर सेकेंड। भाई 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, अंडर रूट से बाहर आएगा 10 की पावर माइनस 1, माइनस 1 वाला पार्ट ऊपर जाएगा प्लस का 1। सो दैट विल बी योर 80 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी कंप्लीट होती है। वही पूछा था उसने कि भाई दो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ए बी और सी डी, दोनों में वेव डेवलप किया जाएगा, तो वेव की स्पीड बताइए कितनी होगी। तो दोनों स्ट्रिंग के लिए टेंशन क्या हो सकता है, अब हमने फाइंड किया। दोनों स्ट्रिंग में जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हमें दे रखा था, और अभी उसी के बेसिस पे हमने इनकी स्पीड भी फाइंड आउट कर दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जल्दी से छाप लो इसको। हो गया? नोट किया सभी ने? ये फिर आप इधर आएंगे, ये सारी बातें लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हो गया? डन? ऑलराइट, चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल क्या कहता है, आओ जरा देखें। सो द क्वेश्चन सेज इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 4.5 ग्राम। भाई पूरी रस्सी है, उसका मास 4.5 ग्राम दे रखा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, है ना, कितना समय लगेगा किसी भी ट्रांसवर्स वेव को या किसी ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस को विच इज प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। भाई फ्लोर पे एक पल्स डेवलप करी जाएगी, उसको पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। भाई साहब गिवन दैट कि जी को आप 10 ले सकते हो, यहां पे फ्लोर पे एक पल्स डेवलप की जा रही है, फ्लोर पे एक वेव, एक डिस्टर्बेंस डेवलप किया जा रहा है। इस डिस्टर्बेंस को यहां से यहां तक पुली तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो बेसिकली अगर मैं कंसीडर करूं तो ये एक हमने डिस्टर्बेंस डेवलप कर दी है। इस डिस्टर्बेंस की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, स्पीड कितनी होगी। एक बार इसकी स्पीड मिल जाए तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? v होता है अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। ना तो साहब मुझे टेंशन के बारे में पता, चलो बाय चांस मैं टेंशन निकाल लूंगा, मैं बोलूंगा साहब टेंशन t विल बी इक्वल्स टू mg। इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने बोला चलो भाई साहब एक बार के लिए t को आप 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन लिख दो। बट रही बात म्यू की, तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। पूरी रस्सी का मास 4.5 ग्राम है, यानी कि 4.5 10 की पावर माइनस का 3 kg डिवाइडेड बाय, अच्छा पूरी रस्सी का लेंथ कितना साहब, ये 25 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 25 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर। साहब या तो आप मीटर में लिखो कहानी को या फिर आप सेंटीमीटर में लिखो। अगर आप देखोगे यहां पे तो मीटर वगैरह दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि एसआई में कन्वर्ट कर लिया जाए। सो इट कैन बी रिटन एज 0.25 मीटर।
प्लस 2 मीटर, सॉल्व करने पे विल गेट द आंसर टू बी लाइक 2.25 मीटर। सो लेंथ पता है 2.25 मीटर होती है, इसको यहां लिख दीजिए। सो 2.25 मीटर, ठीक है। पॉइंट हटाया, 10 लगाया, पॉइंट हटा के 2 0 यहां लगा दिए, 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यू विल गेट 225। 45 5 जा 225 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है। सो म्यू का वैल्यू मिलता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg पर मीटर, या फिर 2 ग्राम पर मीटर भी कह सकते हो आप इसको। चलिए जी पुट करते हैं वैल्यूज को, तो स्पीड बनती है अंडर रूट ऑफ टाइम, टेंशन की जगह 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। माइनस का 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा एंड ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 4 विच विल बी योर 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहां से बेसिकली हमने स्पीड को फाइंड आउट किया है। स्पीड फाइंड आउट करने के बाद अब कितना समय लग रहा है ये बताना है। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का और स्पीड है 100 की, सो इट विल बी 0.02 सेकेंड्स, और आई मस्ट से इट विल बी 20 मिलीसेकेंड्स। तो या तो बोलो 20 मिलीसेकेंड या फिर बोलो 0.02 सेकेंड्स, आंसर विल बी सेम, है ना। एक ही बात है, या तो आप 0.02 सेकेंड्स बोलो या फिर 20 मिलीसेकेंड्स बोलो, बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 की कहानी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट किया सभी ने? कोई शक तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कहता है, आओ जरा देखें। A 4 kg block is suspended from the ceiling of a elevator through a string having the linear mass density of 19.2 into 10 raised to power minus 3 kg per meter. Find the speed with respect to the string with which the wave pulse can proceed on the string if the elevator accelerate up at a rate of 2 meter per second square. बहुत ही शानदार सवाल। बोला गया है एक एलिवेटर है हमारे पास, एलिगेटर नहीं है, एलिवेटर है ना। सो यहां पे एक एलिवेटर जिसके अंदर एक डब्बा लटका दिया गया, और ये 4 kg का एक डब्बा लटका दिया गया है यहां पे, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये जो रस्सी है, इस रस्सी का लीनियर मास डेंसिटी मैंने बोला म्यू है, और म्यू की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है। म्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 kg पर मीटर, ठीक है। ये म्यू का वैल्यू हमें दे रखा है। ये एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए जरा कि अगर इस रस्सी के अंदर एक वेव डेवलप की जाए, अगर इस रस्सी के अंदर एक पल्स डेवलप की जाए, तो वो पल्स कितनी स्पीड से चल सकती है ये बताना है आपको, ठीक है। इस रस्सी के अंदर एक पल्स डेवलप की जाए, इस रस्सी के अंदर एक वेव डेवलप की जाए, तो वो वेव, वो पल्स कितनी स्पीड से चलेगी ये आपको बताना पड़ेगा यहां पे। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको वेव की स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, वही वेव की स्पीड का फॉर्मूला आप लोग लगाइए, यानी कि वो फॉर्मूला था ना, क्या था सर फॉर्मूला, ओहो, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। हाँ देखिए भाई, सवाल में म्यू तो दे रखा है आपको, लीनियर मास डेंसिटी, लेकिन इस केस में टेंशन फाइंड करना पड़ेगा, और टेंशन फाइंड करके उसको वहां पुट करके देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है सर, बताएगा सर, मैं बिल्कुल बताएगा सर, है ना। अच्छा भाई एक बात बता, ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, दैट मींस इट इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एंड इफ इट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम तो लगेगा टेंशन टी इधर ऐसा, 4g इधर ऐसा, और यहां पे एक और फोर्स लगेगा विच इज 4 into 2। ये सूडो फोर्स होता है भाई, याद होगा
टेंशन ऊपर, mg नीचे, एंड इफ द ब्लॉक इज इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है। तो 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम गिव्स यू द सूडो फोर्स। तो यहां पे टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के। ma हमारा सूडो वाला फोर्स है, mg जो है वो हमारा सूडो वाला फोर्स है। सो टेंशन T जो होगा वो बराबर हो जाएगा mg बाई 4g प्लस 4 इंटू 2। जी का वैल्यू उन्होंने बोला 10 ले लेना, हमने ले लिया। टेंशन विल बी 40 प्लस का 8, 48 न्यूटन। बस काम खत्म और अब आंसर भी आ जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया फर्दर तो हमें तो स्पीड फाइंड करनी थी बेसिकली, है ना। हमें तो क्या था, हमें तो स्पीड फाइंड करनी थी। तो स्पीड आई अंडर रूट ऑफ टेंशन की जगह पे, चलो यही का सॉल्व कर देता हूं। 48 डिवाइडेड बाय 19.2 10 की पावर माइनस का 3, पॉइंट हटाया, इधर 0 लगा। भाई 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो शायद 192 आ जाएगा। करके देख लेते हैं सर, हमें क्या पता, है ना, हमें क्या पता, एक बार करके देख ले। 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 8 32, 4 4 16 17, ओ हो क्या बात है सर। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 192 बन जाता है। तो ये काट दिया 4 से, और 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऊपर 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। सो ये है हमारा फाइनल आंसर, 50 मीटर पर सेकेंड। यही पूछ रहा था आपसे, फाइंड द स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। रस्सी के रेस्पेक्ट में बात करी है हम लोगों ने, किसी और के रेस्पेक्ट में बात नहीं करी। रस्सी के रेस्पेक्ट में बात करी जा रही है तो उसकी स्पीड आ रही है 50, किसी और के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये एलिवेटर वगैरह की बातें भी कंसीडर करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने काम को आसान रखा है और सिर्फ रस्सी के रेस्पेक्ट में स्पीड मांगी है, तो वो स्पीड आती है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड यही है हमारा फाइनल आंसर। सो स्पीड विल बी ऑफ 50 मीटर। सारी कहानी आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ली है, इसलिए बोल रहा हूं कन्वर्जन्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होता है ना कि आधे टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, सेंटीमीटर में है या मीटर में है। पूरी पिक्चर आपको मीटर में दिख रही थी, पूरी पिक्चर आपको एसआई यूनिट में दिख रही है, आंसर एसआई यूनिट में है। कहीं पे सेंटीमीटर आ जाए तो तुरंत उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना किसी भी चीज का, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया नोट कर लिया सभी ने, बढ़े आगे अगला सवाल। हाँ भाई, सवाल कहता है दैट अ हैवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ मोटर कार। गाड़ी के सीलिंग से, है ना, कार है उसकी छत पे आपने एक क्या किया, हैवी बॉल को लटका दिया छत से। नाउ अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल्स अ स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज एट रेस्ट। एक पल्स जो है, एक वेव जो है ट्रेवल करती है उस रस्सी में। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक गाड़ी है हमारे पास, छी इतनी गंदी गाड़ी। सो एक गाड़ी है हमारे पास और इस गाड़ी के छत से आपने पेंडुलम लटका दिया। जब गाड़ी रेस्ट पे है, when the car is at rest, when the car is at rest, so the pulse travels with the speed of like 60 centimeter per second. तो इस रस्सी के अंदर जो पल्स ट्रैवल हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रही है, ठीक है, क्लियर रहेगी। और सेकंड सिनेरियो बोलता है अब यहां पे साहब ये गाड़ी जो है आपकी चलना शुरू कर देगी विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। अब ये गाड़ी चलना शुरू कर देती है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। उस केस में जो पल्स मूव करती है वो करती है विद द स्पीड ऑफ 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये आपको गाड़ी का एक्सेलरेशन बताना कितना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, गाड़ी का एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा कितना है। तो चलिए भाई विचार करते हैं। दिस इज द सिनेरियो फॉर व्हेन द कार इज एक्सेलरेटिंग।
जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो पल्स ट्रेवल कर रहा था 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जब गाड़ी एक्सेलरेट करने लगी तो पल्स ट्रेवल करती है 62 सेंटीमीटर पर सेकंड से। सो यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कहते हैं भैया जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, बाकी की कहानी तो फिर आप समझदार हैं। रस्सी में कोई बदलाव नहीं है, रस्सी में कोई चेंज नहीं किया, यानी उसकी लीनियर मास डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। यहां पे थोड़ा सा विचार करो, सोचो क्या आंसर बनता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो भाई कैसे करे, क्या दिमाग लगाए? तो साहेब देखिए मैं आपको बताऊं तो बात कुछ इस प्रकार से है कि v होता है अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब जब तक रस्सी में बदलाव नहीं करोगे, रस्सी में कोई चेंज नहीं आया, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया, सो म्यू के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहां पे जो v की डिपेंडेंसी आती है वो आती है टेंशन t पे। यहां पे ये जो वेव स्पीड है इसकी डिपेंडेंसी आती है टेंशन t पे, ठीक है। म्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों केसेस में रस्सी सेम है, सेम स्ट्रिंग होने की वजह से म्यू को मैंने सेम रख दिया, सेम स्ट्रिंग होने की वजह से म्यू को मैंने सेम कंसीडर किया, ठीक है। सो नाउ v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं तो टेंशन t कितना हो सकता है साहब? अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन t। तो जब ये रेस्ट पे थे तो टेंशन t बराबर होता है mg का। फिर जब हम यहां पे बात करें तो दिस विल बी योर mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ma लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और टेंशन t लगेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा अगर हम बात करें टेंशन की तो इफ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, मैं थोड़ी देर के लिए 62 वगैरह सब मिटा रहा हूं, ये सारी बातें है ना, जस्ट ऐसे ही कंसीडर करना कि अगर ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट कहलाएगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है, और इधर का एक कंपोनेंट कहलाता है टी कॉस थीटा। याद आ रही होगी शायद पुरानी बातें, याद आ रही होगी शायद पुरानी बातें। सो जब हम यहां पे देखते हैं तो टी साइन थीटा को लिखा जाता है एम ए के बराबर और टी कॉस थीटा को लिखा जाता है एम जी के बराबर। सो ये टी साइन थीटा एम ए के बराबर और टी कॉस थीटा जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। सो लेट अस से दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। डन। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दूं तो दैट विल बी योर लाइक टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो यहां पे जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो टेंशन था mg, जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो टेंशन विल बी लाइक टी डैश, मैं कंसीडर कर लेता हूं इस केस को, दैट विल बी योर एम ए का स्क्वायर प्लस एम बी का एम जी का स्क्वायर। दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग कॉज हमें इससे बहुत मतलब पड़ने वाला भी, दोनों को हाईलाइट करते हैं इसलिए क्योंकि दोनों से हमें मतलब पड़ने वाला है हम लोगों को, राइट। सो जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो भी टेंशन पता है, जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो भी टेंशन मुझे पता है, और v प्रोपोर्शनल टू t होता है। तो भाई दोनों केसेस में स्पीड पता है, इस वाले केस में स्पीड है कितनी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड और इस वाले केस में स्पीड है v डैश विच इज 62 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये गाड़ी की स्पीड नहीं है, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव, है ना, दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ द कार, दिस इज द स्पीड ऑफ द पल्स विच इज ट्रेवलिंग ऑन दिस स्ट्रिंग। मेरी बात समझ रहे हो? अब v प्रोपोर्शनल टू t है तो आओ जरा अगले पेज पे इसकी करामत कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। सो v डिवाइडेड बाय v डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t डैश। v है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, v डैश है 62 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड खत्म हो जाएगा, t की जगह सिंपली आप mg लिख सकते हो और t डैश की जगह आपको लिखना पड़ेगा mg का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर का होल पावर 1/2, ठीक है, चलेगा। 2 से काटा इसको 30 टाइम्स, 2 से काटा इसको 32 टाइम्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मुझे एक्सेलरेशन a बताना है, a का वैल्यू कितना होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने से इट विल बी 900 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, इट विल बी लाइक 964 एज आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है, बाकी देख लेते हैं, पता नहीं मैं तो कुछ भी सोच रहा हूँ। 326 9, ओह ज्यादा ही हो गया तो कुछ, हाँ 326 326 39 4 6 12 1024 है ना। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 31 होगा नहीं, हाँ इट विल बी 31 इंटू 31, तो 31 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 3 3 3 9 961, so it will be your 961 है ना। 2 से काटा 230 से, और 2 3 6 2 1 2 होता है, तो 30 डिवाइड बाय 31 का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961 शुड बी इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक काम करें क्या, m कॉमन निकाल दें, तो इट विल बी लाइक m का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का होल पावर 1/2। मैंने m स्क्वायर बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अच्छा ये m बाहर आ जाएगा, देखो m स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा, m बच जाएगा, सो यू लेफ्ट विद 900 डिवाइडेड बाय 961 शुड बी इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का होल अंडर रूट। अरे पावर 1/2 मतलब वही है स्क्वायर रूट। अच्छा g का वैल्यू इन्होंने क्या बोला है, ले सकते हैं हम लोग 10, g का वैल्यू आप लोग ले सकते हो 10, तो आपने g का वैल्यू 10 ले लिया, तो g का वैल्यू 10 लेने से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद दैट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 961 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। सो 961 डिवाइडेड बाय 90 विल बी कितना हो जाएगा, 961 डिवाइडेड बाय 90, 90 को 1 से किया 90 हो जाता है, 6 एज इट इज आएगा, 1 यहां पे आएगा, डॉट लगाना पड़ेगा एक 0 के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो, है ठीक है, डॉट लगाना पड़ेगा 61, हाँ। सो फिर करें इसको, 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 6 से, वैसे नहीं लगाने की चीज होती है ना, वैसे 0 लगाने की भी जरूरत नहीं थी, मतलब डॉट नहीं लगाऊंगा तो चलेगा। लगाने की तो जरूरत पड़ेगी। 5 7 कितने होते हैं, 8 4 12 होते हैं, 9 10 11 नहीं 8 7, ठीक है। अब एक और 0 आ जाएगा, फिर 90 को आप काट सकते हो कितने से, 9 5 9 7 9 8 72, अप्रोक्सीमेटली 8 समथिंग से, अप्रोक्सीमेटली 8 समथिंग से, 9 8 72 होता है, तो 720 में खत्म हो जाएगी। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया। सो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 1.68 मल्टीप्लाई बाय 90 करने से क्या मुझे सेम आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। 9 8 72 9 5 45 9 54 50 961 चाहिए था मुझे, तो कुछ और ही आ गया, तो ठीक है, सही काटा क्या हमने। एक मिनट रुक जाओ, 168 को मैं 9 से करूँगा, कुछ तो झोल कर दिया हम लोगों ने इसमें ना, कुछ तो झोल किया हम लोगों ने। लेट मी चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो अलग अलग ही काट लेते हैं यार, क्यों फालतू में वो करे, कुछ तो गलती करी शायद मैंने इसमें ना, एक बार रुक जाओ मैं चेक लेता हूँ।
9 6 कितना हो जाएगा 8 सॉरी 7 0 फिर इट विल बी लाइक 10.6 समथिंग आएगा ना 9 8 72 तक सो इट विल बी 10.68 10.68 हाँ अब सही है मैं तब वो जीरो की गलती कर रहा था शायद उसमें ना उस वाले में जीरो की गलती कर दी थी मैंने सो इट विल बी 10.68 भाई सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर विल बी 10.68 अच्छा 10.68 का स्क्वायर करो तो कितना मिलता है सो 10.68 मल्टीप्लाई बाय 10.68 सो 10.7 ले लूंगे इसको काम राउंड ऑफ करके चलो इससे ही सॉल्व कर लेते हैं 8 is 64 and 8 5 6 is 48 49 50 51 52 53 54 and ये 8 again इट विल बी 144 मतलब अगर मैं दोनों तो स्क्वायर कर दूं सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स गिव मी दैट a स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू 114.0624 दोनों तरफ स्क्वायर करने से मुझे ये वाली बातें मिल रही है दोनों तरफ स्क्वायर करने से मुझे ये वाली बातें मिल रही है भाई इसको मैं 114 लिख लूं तो चल जाएगा सो लाइक a स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 शुड बी इक्वल्स टू 114 देखो भाई 2 4 का राउंड ऑफ किया दैट विल बी 2 6 2 का राउंड ऑफ किया दैट विल बी 6 वैसे तो 114.1 आएगा बट ठीक है राउंड ऑफ करके इसको 114 ही ले लीजिए काम आसान हो जाएगा एंड योर a स्क्वायर विल बी 114 माइनस का 100 यानी a स्क्वायर विल बी 14 सो a विल बी अंडर रूट ऑफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा कितना बनेगा ये सर 14 है 4 4 16 होते हैं 4 से थोड़ा सा कम है ना 4 से थोड़ा सा कम यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.7 के समथिंग ले लो इसको मैं देखो 4 4 16 होते हैं 4 4 16 होते हैं तो ये 16 नहीं है 14 है यानी 4 से थोड़ा सा कम और 3.5 इंटू 3.5 वैसे तो देखो 3.5 इंटू 3.5 करने से शायद हमें मिल जाए कुछ 16 17 होते हैं और यहाँ पे 5 3 15 होते हैं ना ये 0 होता है यहाँ पे 5 7 5 12 2 3.5 इंटू 3.5 करने से 12.25 आ रहा है यानी 3.5 से लेके 4 के बीच में कोई वैल्यू तो मैंने 3.7 ले लिया और इसी को सॉल्व करके वी गॉट द एक्सेलरेशन वाला पार्ट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इजी था बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बीच में हाँ ये डिवाइड करने में थोड़ा सा झोल हो गया था मैं उसको 1-0 नहीं लिया था वो मेरी गलती हो गई थी अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपसे यही मांगा था व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार है ना तो कार का एक्सेलरेशन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यही हमारा क्वेश्चन है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छाप लिया सभी ने ये वाला पार्ट कोई दिक्कत तो नहीं कोई शक तो नहीं इसमें फिर आप इधर आइए ये सारी बातें लिखिए हो गया चलिए फिर 24 के बाद आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 जो कि कहता है अ सर्कुलर लूप ऑफ स्ट्रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v. If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, with what speed will this disturbance travel on the string? देखिए भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक यहां पे लूप है जो कि घूम रहा है अबाउट इट्स एक्सिस यानी कि वो ऐसे घूम रहा है और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v है बेटा ये इसका एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है v है बेटा दिस इज द स्ट्रिंग ये रस्सी है रस्सी का ये लूप है जो कि घूम रहा है गोल गोल ठीक है इसके पार्टिकल पे टेंजेंशियल स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग इज v है ना किसी भी पार्टिकल की बात करो
तो उसकी टेंजेंशियल स्पीड v होगी। इन्होंने बोला अगर एक छोटा सा डिस्टर्बेंस, ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस इसमें प्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी कि यहां पे अगर एक छोटा सा पल्स ऐसे बना दिया जाए, तो ये कितनी स्पीड से चलेगा? अगर इस रस्सी के ऊपर एक छोटा सा पल्स, एक छोटी सी डिस्टर्बेंस बना दी जाए, तो डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से चलती है? तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें, क्योंकि ये घूम रही है साहब v स्पीड से, क्योंकि ये घूम रहा है स्पीड v स्पीड से है, यानी कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन करूं तो ओमेगा r होती है। तो साहब इस केस में अगर ऐसी ही बात आ रही है, तो यहां पे जो पल्स डेवलप होगी ना, यहां पे जो पल्स डेवलप होगी ना, ये भी उतनी ही स्पीड से चलेगी जितनी स्पीड से ये खुद घूम रही थी। यार ओवरऑल रस्सी को अगर देखो, तो रस्सी के किसी सेक्शन पे देखो, रस्सी के किसी सेक्शन पे देखोगे तो यहां पे एक पार्टिकल आपको दिखेगा, ये पार्टिकल मूव कर रहा है v स्पीड से। रस्सी के किसी क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे देखोगे, तो वो मूव कर रहा है v स्पीड से। अगर मैंने रस्सी के अंदर पल्स डेवलप कर दिया, तो मान लो इतने से पार्ट पे पल्स आया, तो ये पल्स भी तो आगे जाएगा। कितनी स्पीड से? साहब रस्सी आगे जा रही है v स्पीड से, तो उसके ऊपर जो पल्स बना है वो भी उतनी ही स्पीड से आगे जाएगा, यानी कि हियर the disturbance will move with the speed of v. The disturbance will move with the speed of v. v स्पीड से ये डिस्टर्बेंस भी क्या करेगी? मूव करेगी। तो ये बस इतना ही सवाल है। बाकी कुछ लोग इसका वो डेरिवेशन वगैरह करेंगे, पूरा डेरिवेशन से भी बता सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ लो मेरी भावनाओं को। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लो, यहां पे देख लो, ये पल्स मूव करेगी v स्पीड से, यहां देखो ये पल्स मूव करेगी v स्पीड से, मैं बोल रहा हूं ना कहीं पे भी देख लो ये पल्स मूव करेगी v स्पीड से। तो हर जगह उसके पास वही स्पीड होगी जो इस लूप की स्पीड थी घूमने की। ठीक है, क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का? आगे बढ़े, अगला सवाल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अ हैवी बट द यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L is suspended from a ceiling. Write the velocity of a transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end. If the rope is given a sudden sideways jerk at the bottom, how long will it take for the pulse to reach the ceiling? And third, a particle is dropped from the ceiling at the instant the bottom end is given the jerk. Where will the particle meet the pulse? तो ये सारी बातें आपको बतानी है। हैवी रोप है जिसका लेंथ L है, यानी कि मास है इस बार रस्सी का कुछ, और इसके अंदर एक वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव बनाया जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन बताना है आपको। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर रोप में एक साइड वे जर्क दिया जाता है बॉटम पे, तो उसको ऊपर तक पहुंचने में, उस जर्क को, उस पल्स को ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये भी बताना है। साथ ही साथ कहा जाता है एक पार्टिकल को अगर ड्रॉप करते हैं सीलिंग से, तो कहां पे वो मिलेंगे, वो पल्स कहां में मिलेगी और वो पार्टिकल आपस में कहां मिलेंगे, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, रिलेटिव का फंडा भी लग जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, देखो भाई क्या आंसर बनता है इसका, फिर हम बताएं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्या ट्राई भाई? कुछ ऐसी कहानी हो सकती है इस बार, ये रस्सी, ये नहीं मतलब ये तो दीवार है, छत है, ये रही रस्सी, रस्सी का लेंथ L दे दिया हम लोगों ने, रस्सी की लेंथ है वो L दे दी है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, है ना, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, so you have to write the velocity of the transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end. मान लो अब देखो भाई रस्सी हैवी है, ये जो रस्सी है ये कैसी है? हैवी है, और अगर ये रस्सी हैवी है दैट मींस इसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। यहां पे टेंशन अलग, यहां पे टेंशन अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, राइट? यस। अब अलग अलग पॉइंट पे टेंशन की जो वैल्यू है वो अलग अलग होने की वजह से, तो मैंने बोला कि भाई यहां से बॉटम से लेट अस से y डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं हम लोग, बॉटम से y डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। एंड बॉटम से जब y डिस्टेंस की बात मैंने करी तो यहां पे टेंशन फाइंड करने गए हम लोग, एंड लेट अस से यहां पे टेंशन आया t डैश। भाई इतने से पार्ट का मास मैंने मान लिया m डैश,
सो यहां पे वेट आ जाएगा नीचे m डैश जी। क्लियर है ये बात सभी को? तो बॉटम से y डिस्टेंस पे मैंने यहां पे टेंशन t डैश ले लिया। ये जो सेक्शन बन रहा है y लेंथ की जो रस्सी है उसका मास m डैश मान लिया। सो यहां पे हो गया m डैश जी। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? यहां पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी? सो वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ t डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश। म्यू डैश विल बी इक्वल्स टू m डैश डिवाइडेड बाय y। म्यू डैश विल बी m डैश डिवाइडेड बाय y और t डैश की जगह m डैश g होता है। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m डैश g डिवाइडेड बाय m डैश अपॉन y। m डैश से m डैश खत्म हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ yg। सो पहला केस हो गया, वेलोसिटी फाइंड कर ली एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ y इंटू g। अंडर रूट ऑफ y into g is the velocity of the wave traveling on the string and it is in the as a function of the distance from the lower end। lower end से कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे, तो ये रूट ऑफ yg। लोअर डिस्टेंस से अगर x लोअर से लोअर एंड से अगर x डिस्टेंस पे जाओगे इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ xg। लोअर एंड से अगर आप b डिस्टेंस पे जाते हो तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ b इंटू g। है ना, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड केस, इफ द रोप इज गिवन अ सडन साइडवे जर्क एट द बॉटम। अगर रोप को एक जर्क दिया जाता है बॉटम पे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग? तो भैया छत तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको ये बताइए। छत तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर यहां पे एक जर्क प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये ऊपर जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी तो भैया क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होने वाली, बिकॉज टेंशन अलग अलग होगा। तो यहां से y डिस्टेंस पे जब हम पहुंचे थे, जब हम y डिस्टेंस पे पहुंचे थे तो उस टाइम पे वेलोसिटी आई थी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ yg। राइट, कितने डिस्टेंस पे आए थे? जब y डिस्टेंस पे आए थे तो वेलोसिटी आ रही थी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ yg। भैया सिंस v इक्वल्स टू रूट ऑफ y इंटू जी, सो v को लिखते हैं dy बाई डी टी should be equals to under root of y into g। v को लिखते हैं dy by dt equals to under root of y into g। तो भाई रूट y को नीचे ले चलिए, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y dy इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g इंटू dt। गॉट इट? अच्छा जब इसका इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, मुझे टाइम निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से इट विल बी लाइक इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y का पावर अंडर रूट में ले लो इसको, डॉट dy शुड बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g इंटीग्रल ऑफ dt। भाई जब ये वेव, ये पल्स यहां पे थी तो y का वैल्यू 0 था। जब ये पल्स यहां पे पहुंची तो यहां पे पहुंची तो y का वैल्यू l हो जाएगा। पल्स ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड है? रूट ऑफ yg। जब ये पल्स यहां पे थी तो y 0 था, जब ये पल्स यहां पहुंच गई तो y की वैल्यू l हो गई, यानी लिमिट लगेगी 0 से लेके l तक। यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे थी और यहां पे किसी टाइम t पे पहुंचेगी तो 0 से लेके t तक की लिमिट इसमें भी लगा देना आप लोग। t इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 0 पे थे भैया, जैसे किसी टाइम t पे पहुंचे y का वैल्यू l हो गया, लिमिट्स लगा दी हम लोगों ने। तो y की पावर -1/2 प्लस का 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस का 1, लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से लेके l तक की, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g इंटू टी। y का पावर 1/2 ऊपर जाएगा माइनस का 1/2, ये बनता है y का पावर प्लस का 1/2 ऊपर जाके बनता है माइनस का 1/2, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, इट विल बी योर y की पावर 1/2। इसका पावर अगर मैं देखूं तो इट विल बी लाइक 0 से लेके l तक और अपॉन में 1/2 शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g इंटू टी। सो इट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ y, लिमिट लगाना 0 से लेके l तक की, इट विल बी योर 2 अंडर रूट ऑफ y
लिमिट लगेगी 0 से लेके L तक डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ G इज द वैल्यू ऑफ T। सो T का वैल्यू बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ L बाय G। ठीक है, एक और तरीका है लिखने का, अंडर रूट ऑफ 4L डिवाइडेड बाय G। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ रहे हो बात को, ये हमारा फाइनल आंसर है, अंडर रूट ऑफ 4L बाय G। दिस इज द राइट आंसर। So, if the rope is given a sudden sideways jerk at the bottom, how long will it take? So, sir, इसको समय लगता है या तो 2 अंडर रूट एल बाई जी या फिर अंडर रूट ऑफ 4L बाई जी। ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, थर्ड में बोलता है अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए सीलिंग से, और जब कब ड्रॉप करेंगे पार्टिकल को, जब नीचे से जर्क प्रोवाइड करी थी, तो फिर ये कहां मिलेंगे साहब? यानी कि अगर आपने जिस टाइम पे रस्सी में जर्क प्रोवाइड दिया, यानी कि जिस टाइम पे आपने रस्सी में ये पल्स प्रोवाइड करी थी, उसी टाइम पे एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया यहां से। ठीक है, तो दोनों को t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे हमने पल्स प्रोवाइड कराई, और यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे भी हमने क्या किया, पार्टिकल को ड्रॉप किया एक साथ। तो वो कहां पे मिलेंगे ये आपको बताना है। तो मैंने बोला लेट से दे मीट एट आफ्टर टाइम t, लेट दे मीट किसी टाइम t पे आके ये मिलते हैं। t टाइम में मान लीजिए पल्स हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहां पे y। t टाइम में ये जो पल्स है हमारी ये ट्रेवल करती है डिस्टेंस y। तो इन टाइम t पल्स ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ y। So the distance traveled by the particle will be, भाई टोटल कितना है L। अगर पल्स ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पार्टिकल कितना चल पाएगा, L माइनस y, क्योंकि साहब यहां पे आके तो ये दोनों मिल जाएंगे, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, किसी टाइम t पे मीटिंग पॉइंट ये आया हमारे पास। अब हम जो कह रहे हैं उस पर जरा गौर फरमाइएगा। हम कहना चाहते हैं कि भाई यहां पे पहुंचने के लिए पल्स ने ट्रेवल किया y डिस्टेंस, तो पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा, L माइनस वाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल विल बी L माइनस वाई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विल बी L माइनस का y। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल के लिए एक और फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। सिंस पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली, since particle is falling freely, ठीक है, तो भाई क्योंकि कहानी फ्री फॉल की है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ gt का स्क्वायर। भाई t टाइम तक यहां भी पहुंचेगा पार्टिकल, t टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचेगा। s का वैल्यू और कितना है भाई, L माइनस वाई। तो लिखो यहां पे L माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू हाफ GT का स्क्वायर। L माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू हाफ GT का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे अगर इसकी बात करें तो y को कैसे लिखोगे आप लोग, v इंटू टी। भाई वेव की स्पीड बता सकते हो y डिस्टेंस पे कितनी आ जाएगी, कहां गया, अभी फाइंड किया भाई साहब। L डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इट विल बी 4L बाई जी। टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर L डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल L डिस्टेंस, टू ट्रेवल L डिस्टेंस जो आ रहा है अंडर रूट 4L बाई जी। So the time taken by wave to travel, time taken by wave है ना, to travel y distance will be given by 4y by g।
travel y distance. Time taken by the wave to travel the y distance is given by t equals to under root of 4y by g. ये t का वैल्यू उठा के आपको यहां पे पुट करना है और फिर आपको सॉल्व करना है y का वैल्यू, ठीक है। फिर आपको सॉल्व करना है y का वैल्यू, ये सब नहीं करना है अपने को, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सो l माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, l माइनस वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर। सो l माइनस का y इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी की जगह 4l डिवाइड बाय g, सॉरी 4y डिवाइड बाय g है ना, 4y डिवाइड बाय g, g से g मर जाएगा, 2 2 जा 4 होते हैं। सो l माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y होता है। सो l विल बी इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा l डिवाइड बाय 3। तो सवाल ये पूछता है कि भैया कहां पे मिलते हैं ये। So they will meet at a distance of L by 3 from bottom. बॉटम से L by 3 डिस्टेंस पे कहां पे मिलेंगे ये? बॉटम से L by 3 डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो अगर कोई पूछे कि भाई कहां पे मिलने वाले ये, तो बोलना साहब बॉटम से L by 3 डिस्टेंस पे। कहां पे? बॉटम से L by 3 डिस्टेंस पे, ठीक है। वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स? एट द डिस्टेंस ऑफ L by 3 फ्रॉम द बॉटम। बड़ा शानदार सवाल था, मजा आया इसको सॉल्व करने में, सितारा चमका लेना। समझ लो बात को? तो पहली चीज तो हमने डिफाइन करी कि भैया स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, यहां पे बताया एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पे ये स्पीड अलग अलग हो जाएगी, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, कोई नई बात नहीं है जो आपको पहली बार पता चल रही हो, है ना। ये हमारा पहला सवाल हो गया था सॉल्व, छाप लो जल्दी से। फिर हम आगे बढ़े थे और यहां पे पहुंचे थे और यहां से हमने इस पे चर्चा की थी, कैसे पीछे भी कुछ था, हाँ ये वाली बात। फिर सेकंड वाले पार्ट पे आए, सेकंड वाले पार्ट पे आके हमने पूछा भैया क्या चाहते हो तुम लोग? उसने बोला भैया टाइम बता दो जिसमें कि पल्स ऊपर तक पहुंच जाए। तो L डिस्टेंस ट्रेवल करना था, बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, L डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा ये बताना था। तो भाई Y डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए V इक्वल्स टू रूट ऑफ YG था, तो मैंने बोला V इक्वल्स टू रूट ऑफ YG होता है, तो V को dy बाय dt लिखा, इट विल बी योर रूट ऑफ YG। फिर रूट Y को dy के पास ले गए और ये dt इधर ले गए, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेट करने के बाद 1 अपॉन रूट ऑफ y dy शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ g dt। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके L, बिकॉज पल्स कहां से जा रही है? यहां से यहां तक जा रही है पल्स। पल्स यहां से यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जाने का तात्पर्य यह है कि साहब जब y इक्वल्स टू 0 था तो t इक्वल्स टू 0 पे थे। जैसे ही आप यहां पे पहुंचे y इक्वल्स टू L पे किसी टाइम t पे, ये t निकालना है आप लोगों को। तो यहां पे y का वैल्यू 0, यहां पे y का वैल्यू L, तो 0 से लेके L तक की लिमिट y के लिए लगा दी। यहां पे t इक्वल्स टू 0, यहां पे टाइम t होता है, तो ये लिमिट लगा दी टाइम के लिए। इंटीग्रेट करके सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर टू बी रूट ऑफ 4L डिवाइड बाय g। हमने कहा कि ये वो टाइम है जो कि वेव ले रही है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ L। ये वो टाइम है जो वेव ले रही है टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ L, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट छाप लो, ये भी हो गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला कि भाई आगे आओ। अब इन्होंने बोला है कि क्या हुआ, नीचे यहां पे आपने एक पल्स प्रोड्यूस करी, आपने एक वेव प्रोड्यूस की, ऊपर से एक पार्टिकल को भी रिलीज कर दिया। दोनों काम एक साथ किए, पार्टिकल को रिलीज करना और वेव को यहां पे प्रोड्यूस करना, दोनों काम एक साथ किए। तो वो कहां मिलते हैं? मैंने बोला लेट्स से दे विल मीट एट टाइम t, तो किसी टाइम t पे वो यहां पे मिले। पल्स ने ट्रेवल किया y डिस्टेंस, तो भैया टोटल डिस्टेंस था L, तो L माइनस y ट्रेवल करेगा पार्टिकल। पल्स ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है L माइनस y, और पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा था भाई, तो उसके लिए इक्वेशन लगा दी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कर दी उसकी 0। भैया एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का? ये तो अब भी समझदार हो यार, बार बार बताने वाली बातें नहीं है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू g। अब सर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा माइनस का g, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही आ रहा है, तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट और माइनस का g कैंसिल आउट हो जाएंगे, s विल बी इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। साहब s की जगह L माइनस y लिख दिया मैंने, बिकॉज दिस इज द सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। L माइनस y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। सब t क्या है? t इज द
टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ y। यहां पे t क्या है हमारे पास, टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस ऑफ y, तो वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4y अपॉन जी। अंडर रूट ऑफ 4y अपॉन जी को यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, एंड y का वैल्यू मिलते ही हम बता सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट कहां पे था। तो वो मीटिंग पॉइंट है बॉटम से l/3 डिस्टेंस पे। छाप लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट किया ये सारी बातें, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 26 की। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं आओ जरा देखते हैं। Two long strings A and B, each having the linear mass density of 1.2 into 10 to the power -2 kg per meter, are stressed by the different tensions of 4.8 Newton and 7.5 Newton respectively, and are kept parallel to each other with their left end at x equals to 0। भाई यहां पे दो रस्सियों की बात हो रही है, दोनों के जो लेफ्ट एंड है वो x इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। दोनों का डेंसिटी सेम है, यानी इसकी लीनियर मास डेंसिटी और इसकी लीनियर मास डेंसिटी सेम है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो म्यू A और म्यू B सेम है। यहां पे टेंशन डेवलप होगा TA, यहां पे टेंशन डेवलप होगा TB का। अब इन्होंने बोला है वेव पल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एट द लेफ्ट एंड एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे तो इसमें हमने पल्स प्रोड्यूस कर दिया, और t इज इक्वल्स टू 20 मिली सेकेंड्स पे, यानी 20 मिली सेकेंड्स के बाद B में हमने पल्स प्रोड्यूस किया। A में पल्स t इक्वल्स टू 0 पे प्रोड्यूस कर दिया था, B में पल्स हमने प्रोड्यूस किया 20 मिली सेकेंड्स पे। तो व्हेन एंड वेयर विल द पल्स ऑन B ओवरटेक्स दैट ऑफ A। ऑब्वियस सी बात है साहब, जब आप इसमें पल्स प्रोड्यूस करोगे तो A आगे जा चुका होगा, क्योंकि A को 0 पे स्टार्ट किया था आपने। A वाले के अंदर जो पल्स प्रोड्यूस करी है वो t इक्वल्स टू 0 पे की है, यानी जैसे आपने पल्स प्रोड्यूस करी, अब ये पल्स आगे भाग जाएगी with some velocity v। जब ये पल्स आगे जा चुकी है तब आफ्टर 20 मिली सेकेंड्स आपने यहां पे पल्स प्रोड्यूस करी, यानी कि जब आप इसमें B वाले में पल्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो A वाले में पल्स पहुंच चुकी थी यहां पे, A वाली की पल्स यहां पे पहुंच चुकी थी। कितने आगे है साहब, मान लीजिए D डिस्टेंस वो आगे पहुंच गई। समझ लो बात को, t इक्वल्स टू 0 पे हमने इसमें पल्स प्रोड्यूस करी थी, ये आगे चली गई, फिर 20 मिली सेकेंड्स पे B पे पल्स प्रोड्यूस करी। जब हमने 20 मिली सेकेंड्स पे B पे पल्स प्रोड्यूस करी थी, तो A वाली पल्स कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। कितने D डिस्टेंस आगे पहुंच गई। तो अब B वाला पीछे है, A वाला आगे है, तो पूछता है कि कब और कहां B वाला A को ओवरटेक करेगा। भाई कब और कहां B वाला A वाले को ओवरटेक करेगा, ये आपको बताना है। तो टाइम वगैरह बताना पड़ेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो भाई। ये वाला मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी ऑफ VA, B वाली को मूव कराएंगे विद अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ VB। तो पहले तो VA और VB की कहानी सॉल्व कीजिए, फिर रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, फिर A और B के बीच का टाइम आपको पता है 20 मिली सेकेंड्स का है, ये डिस्टेंस पता है, निकाल लोगे ना। पहले तो VA निकालो, फिर आप VB निकालो। अच्छा यहां पे देखोगे तो इट विल बी TA डिवाइडेड बाय म्यू, यहां पे अंडर रूट ऑफ TB डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा A के लिए मैं बात करूं तो A वाले में जो टेंशन है वो 4.8 का है, तो इट विल बी 4.8 डिवाइडेड बाय म्यू की जो बात करें तो इट विल बी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2 kg, ठीक है। 12 4 48 होता है, इट विल बी लाइक 4 अपॉन 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि 0.4, अच्छा सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली B के लिए फाइंड करते हैं, इट विल बी 7.5 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। अब उसको कैसे करोगे साहब, कट जाएगा ना, देखो 3 से काटो, 3 से ये 25 टाइम जाएगा, 3 से ये 4 टाइम जाएगा, और ये बनेगा 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। इट विल बी यार 25 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो एक की वेलोसिटी आ गई 40, एक की आ गई 25, तो इसको सॉल्व करो, आगे देखो क्या आंसर आता है। यार एक बात बताओ, यहां पे हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी क्या? ये 20 नहीं बनेगा, 12 फोर्जा होते हैं ना, देखो 12 फोर्जा 48, 4 बाहर आएगा 2 बनेगा, ये 20 बनेगा। अब सही है, हाँ, यानी कि मैं एक बात समझ चुका हूं कि जो बी की वेलोसिटी है वो ए से ज्यादा है, यानी एक ऐसा समय जरूर आएगा जब बी ए को ओवरटेक कर देगा। जो बी वाली पल्स है उसकी स्पीड ए वाली से ज्यादा है। भैया ए वाली तो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बी वाली चल रही है 25 से, तो भले वो यहां पे पहुंच चुकी है आज की डेट में, भले वो आगे पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है, ये जल्दी कवर कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, ए वाला यहां पे पहुंच चुका है, बी वाला यहां पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। अच्छा दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर ले, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो v रिलेटिव विल बी इक्वल्स टू सब 25 माइनस का 25 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा इट इज गिवन बाय, पता नहीं साहब, निकालना पड़ेगा। अच्छा टाइम कितना लगा था दोनों के बीच में है, टाइम कितना था? 20 मिली सेकेंड्स का साहब, 20 मिली सेकेंड्स बोले तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स, हाँ ये सही है। तो भाई इतने समय में कितना अंतर आ गया होगा दोनों के बीच में? सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो v रिलेटिव इंटू डेल्टा टी, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3, 5 टू 10, 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। सो कितना आएगा? 0.1 मीटर। तो दोनों पल्सेस के बीच के जो सेपरेशन आ रहा है वो कितना रहा है? 0.1। टाइम पक्का 20 है ना, चेक कर लेते एक बार। 20 मिली सेकेंड्स का टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी है 5 इंटू 20, तो रिलेटिव सेपरेशन विल बी 0.1 मीटर, है ना। एक मिनट, कुछ झोल कर दिया क्या हमने? अरे यार, सिर्फ सुनो सुनो सुनो, हमें तो यही बताना है ना कि वो कितने आगे है, हमें तो ये बताना है कि डिस्टेंस कितना है। सो डिस्टेंस को निकालते हैं, हमने बोला ए की जो वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई बाय ये टाइम, क्योंकि जब हम बात करें 20 मिली सेकेंड्स की, सो एट 20 मिली सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 0। अभी उसने शुरू ही किया है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए हो जाएगा कितना? स्पीड ऑफ ए इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, यानी कि 0.4 मीटर। कितना? 0.4 मीटर। तो द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम, डी क्या है? रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम, ए और बी के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना हो जाएगा? बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, 0.4 माइनस का 0, इट विल बी 0.4 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी 0.4 मीटर की है, दोनों के बीच की दूरी 0.4 मीटर की है ना। बढ़िया। अब हमें फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये ओवरटेक करेगा। टाइम टेकन बाय बी बाय बी टू कवर डिस्टेंस डी, टू कवर डी। ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, उसको कवर करने के लिए बी को कितना समय लगेगा निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अच्छा लेकिन अकेला बी तो नहीं चल रहा ना, दोनों चल रहे, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखना, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखना, दोनों चल रहे क्योंकि इस टाइम पे टाइम टेकन बाय बी टू कवर दिस डिस्टेंस डी, दोनों पल्सेस के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, दोनों पल्सेस के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है, अगर हम उसकी बात करें, दोनों पल्सेस के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है अगर हम उसकी बात करें, तो बी को कितना समय लगेगा कवर करने में? सब जब बी इसको कवर कर रहा होगा तो ए आगे जा रहा होगा, यानी ऐसा तो नहीं है कि एक रुका हुआ है दूसरा चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। इसलिए यहां पे d अपॉन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा, इट विल बी 0.4 डिवाइड बाय 5,
सो इट विल बी लाइक 0.08 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा ये? 0.08 सेकेंड्स। इतने समय के बाद बी जो है ए को ओवरटेक करेगा। क्या बोलूंगा? एट दिस टाइम बी ओवरटेक्स ए। इस समय पे बी क्या करेगा? ए को ओवरटेक कर देगा। क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का? अब पूछता है कहां करेगा, तो भाई यहां पे आप पोजीशन वगैरह बता सकते हो कि स्टार्टिंग से कौन से पोजीशन पे, x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, इतने टाइम में वो कहां पे पहुंचेगा बी वाला, उसकी पोजीशन बता दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बी इज गिवन बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो वो आपको पोजीशन भी पता चल जाएगी जहां पे उसने उसको ओवरटेक किया होगा। ठीक है? स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम गिव्स यू द पोजीशन जहां पे बी ने ए को ओवरटेक किया था। ठीक है? तो ये भाई छाप लो जल्दी से, ये कहानी क्वेश्चन नंबर 27 की। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहां पे। सबसे पहले तो हमने ए की और बी की वेलोसिटी निकाली। 20 मिली सेकेंड्स पे बी को प्रोड्यूस किया गया और 20 मिली सेकेंड्स पे ए यहां पे पहुंच चुका था। यानी ए जो है बी से आगे जा रहा था, तो बी यहां पे, ए यहां पे। 20 मिली सेकेंड्स पे बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम फाइंड करेंगे, जिससे कि मुझे दोनों के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव सेपरेशन। ठीक है? तो भैया यहां से हमने सॉल्व किया, दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, यानी कि 0.4 मीटर। टाइम टेकन बाय बी टू कवर दिस डिस्टेंस, क्योंकि ओवरटेक करना है भाई। ओवरटेक करने के लिए ये बीच की दूरियों को खत्म करना पड़ेगा, तो खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा बी को? तो साहब बी आगे बढ़ रहा है 0.4 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लेकिन बी के साथ साथ ए भी तो आगे जा रहा है, इसलिए यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी थी। बी तो आगे जा रहा है इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ए भी तो आगे बढ़ रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, इसलिए यहां पे मैंने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखी है। और सॉल्व करने के बाद वी गॉट द आंसर टू बी 0.08 सेकेंड्स। और अब इस टाइम को अगर बी की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा वो पोजीशन जहां पे बी ने ए को ओवरटेक किया था। क्लियर रहेगी बात सभी को? कोई शक तो नहीं? बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं। और अगला सवाल कहता है, अ ट्रांसवर्स वेव हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 millimeter and the frequency of 100 hertz is produced on a wire stretched to a tension of 100 Newton. If the wave speed is 100 meter per second, what average power is the surface transmitting to the wire? तो एवरेज पावर के लिए वो पूछ रहा है, एवरेज पावर के लिए वो पूछ रहा है बेटा। तो आपको एवरेज पावर के लिए कहानी बतानी पड़ेगी। एम्पलीट्यूड इज गिवन टू अस विच इज योर 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस का 3 मीटर कर लेंगे इसको हम लोग। फ्रीक्वेंसी की बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज योर 100 हर्ट्ज, चलने दो साहब। ठीक है? टेंशन यहां पे 100 न्यूटन का है और यहां पे जो वेव की स्पीड है वो भी 100 मीटर पर सेकेंड की है। एवरेज पावर पूछता है, अगर आपको याद हो तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता था हाफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? एवरेज पावर का फॉर्मूला था हाफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो एवरेज पावर विल बी हाफ ऑफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर और यहां पे 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है? चलिए अब रही बात ये म्यू और वी को हटाने की, तो देखो भाई म्यू नहीं पता मुझे, लेकिन वी पता है विच इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू, है ना? स्पीड कितनी है? 100, टेंशन कितना है? 100 डिवाइडेड बाय म्यू। स्क्वायर किया तो 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय म्यू। स्क्वायर कर लिया तो म्यू का वैल्यू आता है 1/100, यानी कि 10 की पावर माइनस का 2 kg पर मीटर। म्यू का वैल्यू है 10 की पावर माइनस का 2। चलिए भाई पुट करते हैं एंड फाइंड करते हैं एवरेज पावर को। सो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो विल बी 2 पाई का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है, तो 100 का स्क्वायर 4 0 के साथ। म्यू की वैल्यू कितनी? 10 की पावर माइनस का 2 लिख दिया हम लोगों ने। स्पीड कितनी? 10 की पावर 2 लिख दिया हम लोगों ने। एम्पलीट्यूड कितना? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 के होल स्क्वायर।
देखो भाई, म्यू की जगह 10 की पावर -2, वी की जगह 10 की पावर 2, एम्पलीट्यूड की जगह ये वाले पार्ट, और 2 पाई स्क्वायर यहां लिख दिया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यहां कर दिया है। पहली चीज तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज होती है पाई स्क्वायर को 10 लिखा जा सकता है, और यहां पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय इट विल बी लाइक कितना बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 25 इंटू 10 की पावर -8। 25 टू 50 होते हैं, तो यहां पे 5500 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -8। 4 - 8 -4 होता है, और इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर -2 वॉट। दिस इज द एवरेज पावर। 5 इंटू 10 की पावर -2 वॉट इज द एवरेज पावर। अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा इसमें, है ना। तो आपको बेसिकली फॉर्मूले वगैरह पता होंगे, तो पता है तो फिर आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो फिर क्या ही है इसमें, है ना। सो एवरेज पावर विल बी 5 इंटू 10 की पावर -2, या फिर मैं बोलूं 0.05 वॉट। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है कि सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। बोलता है भैया 200 हर्ट्ज की वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 1 मिलीमीटर है, ट्रैवल करता है लॉन्ग स्ट्रिंग पे, लीनियर मास डेंसिटी 6 ग्राम पर मीटर, कैप्ट अंडर द टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। फाइंड द एवरेज पावर अक्रॉस द गिवन पॉइंट एंड फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन। तो पहले तो एवरेज पावर निकालना है, उसके बाद बोलता है कि 2 मीटर लंबी रस्सी में टोटल एनर्जी कितनी है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। तो एवरेज पावर के लिए तो शायद अभी हमने मेहनत करी थी, फिर से मेहनत करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस 200 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड इज 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग हैविंग द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ 6000 या सॉरी 6 इंटू 10 की पावर -3 केजी पर मीटर। ग्राम पर मीटर को मैं सबको एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। टेंशन हो जाएगा 16 न्यूटन का, टेंशन हो जाएगा 16 न्यूटन का। नाउ एवरेज पावर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, लेकिन उसके लिए मुझे स्पीड भी चाहिए, है ना। सो एवरेज पावर विल बी हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ म्यू की जगह पुट कर देंगे, लेकिन वी निकालने पहले अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू करेंगे इसमें हम लोग। अंडर रूट ऑफ टेंशन की जगह 60, म्यू की मैं बात करूं तो 6 इंटू 10 की पावर -3। भाई देखो 6 10 60 होते हैं, -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, +3 इंटू 10 होता है 4, यानी कि स्पीड आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। सॉल्विंग वाली बातें हैं, समझदार हो तुम लोग, राइट। म्यू की जगह पुट करते हैं वैल्यू को। अच्छा सुनो ना, मैं पावर को यहीं पे पुट कर देता हूं। हाँ जी, हाफ म्यू की जगह पे 6 इंटू 10 की पावर -3, स्पीड की जगह 100, एम्पलीट्यूड है 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 10 की पावर -6, और रही बात ओमेगा की, तो ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इट विल बी 400 पाई। सो ओमेगा है 400 पाई का स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4। 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना। अच्छा क्या क्या कर सकता है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सर देखिए 4 5 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6, फिर और क्या क्या बचा साहब, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, सो 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 16 इंटू पाई स्क्वायर, 48 इंटू 10 की पावर -3। पाई स्क्वायर को 10 लिखा जा सकता है, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 10 लिख सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। सो इट विल बी लाइक 0.48 वॉट। 48 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 48 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 0.48 वॉट। दिस इज द एवरेज पावर। तो पहला केस तो सॉल्व हुआ जिसमें एवरेज पावर बताना था आपको, पहला केस सॉल्व हो गया जिसमें एवरेज पावर बताना था। दूसरा केस यहां पे बोलता है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन अ 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन। तो 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन की बात करूं, दिस इज द पोर्शन ऑफ 2 मीटर। जब पल्स आई यहां पे,
ये चल रही थी विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एवरेज पावर जो हमारे पास है इसका वो कितना है? एवरेज पावर है 0.48 वॉट, है ना। और मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी होती है भैया पावर इनटू टाइम। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। 2 मीटर के इस सेक्शन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विल बी 0.02 सेकेंड्स। तो ये टाइम उठा के यहां पुट कर दीजिए तो एनर्जी मिल जाएगी आपको 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0.02 सेकेंड्स। हाँ जी, 8 2 16, 96 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। दिस इज द आंसर फॉर द एनर्जी। 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल, दिस इज द आंसर फॉर द एनर्जी। एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, और वो एनर्जी कितने क्रॉस सेक्शन में मांग रहा है? वो एनर्जी मांगता है इन द लॉन्ग पोर्शन ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर का जो ये पोर्शन है भाई, इसमें कितनी एनर्जी? तो एनर्जी को लिखा पावर इंटू टाइम, पावर तो वही रहेगी भैया 0.48। इतने से पोर्शन को क्रॉस करने में जो समय लगा वो कितना है? 0.02 सेकेंड्स। वो उठा के यहां पे मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। सो योर आंसर विल बी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर रहेगी बात सभी को? कोई शक तो नहीं? छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? ये वाली बातें लिख लो जल्दी से, ये सारी बातें लिख लो। ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्या बोलता है? एक ट्यूनिंग फॉर्क है भैया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 440 हर्ट्ज की, इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ 0.01 kg per meter, kept under the tension of 49 Newton. The fork produces the transverse wave having the amplitude of 0.5 millimeter in the string. Wave speed बताना है, wavelength बताना है, maximum speed and the acceleration of the particle बताना है, और एवरेज रेट से ट्यूनिंग फॉर्क एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है। तो ये आपको एनर्जी के बारे में बताना है भैया। करें सॉल्व? हाँ, तो भाई क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज की, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज की, राइट। उसके अलावा म्यू लीनियर मास डेंसिटी विल बी ऑफ 0.01 kg पर मीटर, 0.01 kg पर मीटर। इसके अलावा एम्पलीट्यूड दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। और इसके अलावा एक आपको टेंशन दे रखा है विच इज ऑफ 49 न्यूटन। सो टेंशन दे दिया 49 न्यूटन, ठीक है। अब आपसे सबसे पहला सवाल पूछता है भैया वेव स्पीड भी बतानी है और वेवलेंथ भी बतानी है। तो पहला सवाल है वेव स्पीड और वेवलेंथ के लिए v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, वेव स्पीड का फॉर्मूला। टेंशन की जगह 49 लिख देते हैं, म्यू की जगह पे लिख देते हैं 0.01, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, स्पीड बनेगी 70 मीटर पर सेकेंड की। 49 डिवाइड बाय 0.01, पॉइंट हटाया 2 जीरो आए, 49 100 बोले तो 70 इंटू 70 है ना, राइट। फिर उसके बाद वो वेवलेंथ के बारे में पूछता है। तो भैया वेवलेंथ जो होता है वो तो स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी होती है भाई। वेवलेंथ जो है स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी है। स्पीड होती है 70 और फ्रीक्वेंसी है 440। 7 4 are 28, 7 4 are 28, 29 30, 30800। सही है। सो इट विल बी इन मीटर। सो दिस इज योर वेवलेंथ। भाई अगर नहीं है भरोसा तो कर लो, 308 और यहां पे 0 0 तो इसके भी 2 0। सो ये वेवलेंथ की कहानी होगी हमारे पास, ठीक है। तो पहला सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो सवाल क्या कहता है? फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग
भाई साहब एम्पलीट्यूड दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड जो मैं बात कर रहे थे वो होती है a इंटू ओमेगा की। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल करता है साहब एसएचएम, और एसएचएम के दौरान मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। सो मैक्सिमम स्पीड विल बी a इंटू ओमेगा, इट विल बी a इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड की जगह 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 440, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, 5 2 जा 10, इट विल बी 44 पाई 10 की पावर माइनस का 2, इट विल बी 0.44 मल्टीप्लाई बाय पाई मीटर पर सेकेंड। भैया चाहो तो पाई की जगह 3.14 पुट करके इसको कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चलेगी कहानी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर वो आपसे बोलता है कि भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी तो बताओ, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी 880 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। भैया 880 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, है ना। सो सॉल्व करते हैं, यहां पे 88 इंटू 88 कर लेते हैं, 64 70 हो जाएगा ये, और ये भी 704 7744 बन रहा है भाई। 774400 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 7744 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 20 होते हैं, 5 4 20 होते हैं, 22 हो जाएगा, 7 5 35 36 37 35 36 37 38 38720 38720 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 4, और यहाँ पे 2 0 और थे तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है। सो 38720 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2, 3872 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं गलती तो नहीं कर दी, है ना। कभी कभार होता है भाई, ऐसा नहीं है हम बोलेंगे कि हम बहुत ज्यादा परफेक्टली चीजें को कर रहे हैं, समटाइम इट हैपेंस कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई मतलब 880 इंटू पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 का पॉइंट हटाया, 10 की पावर माइनस 4 आया, 2 0 से ये 10 की पावर माइनस 2 चला गया, पाई का स्क्वायर, और यहां पे 7744 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से किया, तो 5 4 20, 3 2 5, हाँ ठीक है। तो इट विल बी आई थिंक 3872 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना, अगर मैं पाई को चलने दूं, क्योंकि देखो पाई को हमने यहाँ पे 10 ले लिया है, तो पाई को सॉल्व करने के बाद वी गॉट दिस आंसर्स। सो देखो भाई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको शायद ये दिख रहा होगा, इसके अलावा आपसे वो पूछता है कि वो एवरेज रेट बताइए जहां पे ट्यूनिंग फॉर्क एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा था। तो व्हाट इज द एवरेज रेट एट विच द ट्यूनिंग फॉर्क इज ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग, इसके बारे में आपको विचार करना है, सोचो जरा, फिर हम बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एवरेज रेट बतानी है इसकी, एवरेज रेट, है ना। तो भाई मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन की कहानी तो हो चुकी है यहां तक, बाकी अब हम आते हैं एवरेज रेट के ऊपर। तो बेसिकली वो पावर, एवरेज पावर ही पूछ रहे हैं आपसे, इनडायरेक्टली शर्मा रहा था डायरेक्टली पूछने में, तो उसने बस ऐसे बोल दिया। सो इट विल बी बेसिकली हाफ ऑफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ हाफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म कहानी में। सो 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी होता है। हाँ जी भाई, क्या क्या दे रखा है अपने को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 440, पुट कर दीजिए भाई, पाई स्क्वायर को 10 लिख लेंगे, 440 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड दे रखा है अपने को 0.5 मिलीमीटर, तो इट कैन बी रिटन एज 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया। लीनियर मास डेंसिटी 0.01 है, और वेव की स्पीड की मैं बात करूं तो वेव स्पीड अभी हमने फाइंड की है। वेव स्पीड कितनी आ रही है चेक कर लो भाई, 70।
तो यहां पे डायरेक्टली 70 लिख देना वेव स्पीड की जगह। तो इट विल बी लाइक 20 मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू 44 कितना होता है? It will be like 1936 multiply by 100 multiply by 0.5 into 10 की पावर माइनस का 3। ये काम करते हो, इसको कर देते हैं 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 -4 माइनस का 8 हो जाता है इंटू 70 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। एक जीरो से 10 की पावर माइनस 2 खत्म हो जाएगा। 25 2 सा 50 मल्टीप्लाई बाय 1936 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। भाई 100 इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस का 6 होता है। फिर 1936 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 5 जा 30 एंड 5 3 15 16 17 18 9 5 45 46 5 1 5 और एक 9680। So it will be 96800 multiplied by 7 into 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, so 1936 को मैंने मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 96800 into 7। अब फिर से वही कहानी हो जाएगी भाई। तो एवरेज पावर विल बी 968 into 7 into 10 की पावर माइनस का 4, राइट? -6 + 2 -4 हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आपस में, सो इट इज गिवन बाय 968 मल्टीप्लाई बाय 7 7 8 56 9 7 6 42 and 5 it will be 47 7 9 63 and 4 67, so it will be 6776। So it can be also written as 6.7776। राउंड ऑफ करना है। ये लो भाई, राउंड ऑफ करके 0.68 वॉट इज द एवरेज पावर, इट्स द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, राइट? यही पूछा था उसने, एवरेज रेट एनर्जी ट्रांसमिशन का रेट, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। एवरेज रेट इज द ट्यूरिंग फॉक ट्रांसमिटिंग एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी अपॉन टाइम के बारे में पूछ रहा था, जो कि पावर होता है, और उसका भी एवरेज पूछा था आपसे। सो हमने बता दिया, राउंड ऑफ वगैरह करके इट विल बी 0.68 वॉट, और यही हमारा फाइनल आंसर है थर्ड वाले पार्ट का। यही हमारा फाइनल आंसर है थर्ड वाले पार्ट का। छाप लो भाई जल्दी से ये सारी बातें, यहां से नहीं, मैं बताता हूं कहां से नोट करना है। यहां से नोट करिए बेटा, यहां से सारी बातें। ए वाला केस यहां सॉल्व किया, बी वाला सॉल्व किया, फिर सी वाला अगले पेज पे सॉल्व किया हमने। क्लियर है सभी को? एवरेज पावर निकाल दी हम लोगों ने यहां पे, इसको भी देख लेना भाई, है ना? एवरेज पावर की कहानी सॉल्व की हम लोगों ने, देख लेने का। ठीक है, चलिए भाई, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। और आप आगे बढ़ते हैं एंड करते हैं समापन आज के इस सेशन का। और ये भी उम्मीद कर रहा हूं साथ ही साथ कि जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे। कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं रही होगी। बाकी भाई फिर भी कोई डाउट किसी क्वेश्चन में लगता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प कर सके आप लोगों की आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। और इसके अलावा वीडियो को दोबारा देखना है तो बेटर है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आइए, क्योंकि यहां पे आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अरेंज करके रखी हुई है, एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। सो ये किसी भी वीडियो को आप कितने बार भी देखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, इवन अपने आप दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, ये वाली बात। ठीक है, तो ये सारी बातें उनको भी बोल दो, उनको भी जाके बता दो कि भाई साहब अगर जेई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स में समस्या आ रही है, तो मैग्नेट ब्रेन्स है ना, सॉल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे एचसी वर्मा के, तो आके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।